अतुल जी मेरे छोटे भाई हैं और इनके पिताजी सिर्फ इनके ही पिताजी नहीं बल्कि हमारे परिवार के भी संरक्षक थे। लिखना क्यों ज़रूरी है और सार्थक लेखन क्यों अनिवार्य है, इस पर हम सबको विचार अवश्य करना चाहिए। झूठ, फरेब और ढपोर संग लिखकर लोग साहित्यकार हो गए, शासक हो गए, विद्वान हो गए। अगर ईश्वर नहीं हुए तो ईश्वर के बिल्कुल करीब हो गए। कबीर के सामने बड़े कम चेहरे हैं जिन्हें कि हम खड़ा कर सकते हैं। अपने ही गुरुओं और अपने ही महापुरुषों को आपने नहीं पढ़ा, यह आपकी मानसिक गुलामी। मैं उन लोगों की हिम्मत की दाद देता हूं जो लोग लिख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी और इस जनपद के हर दिल अजीज साहब, बड़े भैया अमन निसार साहब, इस जनपद के जाने माने चिकित्सक और समाजसेवी डॉक्टर लालजी पटेल साहब, हमारे मित्र और जाने माने समाजसेवी भाई दौलत राम जी, इस जनपद में ही नहीं बल्कि इस समय देश स्तर पर जाने जाने वाले कवि, कथाकार, आलोचक डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल साहब, और हमारे सामने बैठे हुए तमाम विद्वजन भाई साहब यादव साहब, डॉक्टर अरविंद जी, हमारे पत्रकार जी, खुद पुस्तक के रचयिता भाई हमारे अतुल यादव जी, इस जनपद के मशहूर शायर अमृत प्रकाश जी, राजेश जी, सिंटू जी। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे 27 साल बाद पर कुछ बोलने के लिए कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझको 27 साल बाद याद कर रहे हैं, बल्कि मैं बताने ये चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई ने एक पुस्तक लिखी है जो 27 साल बाद के उन्वान से है। अभी अभी हमारे एक अन्य वक्ता डॉक्टर प्रतीक मिश्र आए हैं, उनका भी स्वागत है। तो इस किताब के प्रकाशक भाई रामजी यादव जी और आयोजक हमारे मित्र एडवोकेट श्रीनाथ यादव जी, साथ ही साथ संचालक बहन अपर्णा जी, जिनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत कम है। लेखक, विचारक, एक्टिविस्ट, वो हर फन के माहिर हैं। मित्रों, आपने मुझे जो ये समय दिया है इस पुस्तक के बारे में कहने के लिए, तो इस पुस्तक पर हमारे लेखक ने तो अपनी बात रखी ही है। अभी बहुत सारे विचारक जिन लोगों ने पुस्तक को पढ़ा है वो लोग भी अपनी बात रखेंगे। अतुल जी मेरे छोटे भाई हैं और इनके पिताजी सिर्फ इनके ही पिताजी नहीं बल्कि हमारे परिवार के भी संरक्षक थे। और इसमें से बहुत सारी बातों से हम पहले से भी वाकिफ़ हैं, हम जानते थे उनका संघर्ष, उनका जीवन संघर्ष, उनके परिवार का तो बहुत सब कुछ जानते थे। लेकिन एक्चुअली मैं ये नहीं जानता था कि हमारा छोटा भाई जो है अचानक ही लेखक हो गया। तो हमने सोचा कि भाई परिवार में और लोग तो खराब हो ही रहे थे, अब यही अच्छे अफसर बचे थे, अब ये भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं, तो अब ये भी खराब होने के कगार पे है। तो इनकी पुस्तक आ गई। तो इस पुस्तक से इतर मैं 2-3 बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ मित्रों कि लिखना क्यों ज़रूरी है और सार्थक लेखन क्यों अनिवार्य है, इस पर हम सबको विचार अवश्य करना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, साथ ही साथ सचेत भी करना चाहता हूँ कि झूठ, फरेब और ढपोर संग लिखकर लोग साहित्यकार हो गए, शासक हो गए, विद्वान हो गए। अगर ईश्वर नहीं हुए तो ईश्वर के बिल्कुल करीब हो गए। और बहुत सारे लोग सच न लिख पाने की वजह से सच इस कदर विलुप्त हो गया कि अब अगर आप उसको झूठ के ढेर से खोजना चाहेंगे तो ये जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, अब उसे हाशिए पर तो छोड़ दीजिए, वो बहुत दूर चला गया है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और मैं खुश हूँ इस बात को लेकर के कि बहुत सारे लोग उसको कहीं तलाश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मशक्कत है, इतना अंतर है लिखने और न लिखने में। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा।
नहीं लिखेंगे तो जो लिखा गया है, जो परोसा गया है, सिर्फ वही आप पढ़ेंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा। कीड़ी के गर्भ से पुत्र होना, पसीने से पुत्र होना, मैल से पुत्र होना, पढ़ना पड़ेगा आपको, और आपकी पीढ़ियां भी यही पढ़ेगी। पढ़ना पड़ेगा आपको, और जो परोसा जाएगा आप सिर्फ वही पढ़ेंगे। जो आदिवासी जंगलों में रहकर जड़ी बूटियों पर काम किया, नहीं लिखा, तो जिसने लिखा वो सारा का सारा कॉपीराइट उसका हो गया। हमारे लोकगीत, हमारे परंपराएं, हमारे लोक नृत्य, ये सब कुछ हम नागवंशियों का होने के इतर ये दूसरों के हो गए अचानक। क्यों? क्योंकि वो लिख रहे थे, लगातार लिख रहे थे, और आप नहीं लिख रहे थे, और आप पढ़ भी नहीं रहे हैं। और आप कभी देखिए तो कबीर के बरक्स, कबीर के सामने बड़े कम चेहरे हैं जिन्हें कि हम खड़ा कर सकते हैं। कबीर गायब हो जाते हैं। कबीर को ही क्यों, और बाकी दिगर रैदास, नामदेव, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ये सभी के सभी लोग ऐसी शख्सियत हैं, जब इनका मूल्यांकन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस देश में बहुत कम लोग हैं। बुद्ध की तो बात ही मत करिए, बुद्ध तो पूरी दुनिया के लाइट ऑफ एशिया हैं, उनको तो छोड़ ही दीजिए। और एक चीज, बुद्ध थे इसलिए आज मिल रहे हैं, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको जबरदस्ती मिलना बताया जा रहा है। इसे सोचने का, और मुझे तो अफसोस होता है, अपने ही गुरुओं और अपने ही महापुरुषों को आपने नहीं पढ़ा। यह आपकी मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपने अपने गुरुओं और अपने सोशल रिफॉर्मर्स को नहीं पढ़ा। न पढ़ने का खामियाजा अभी भविष्य में भी आपको भुगतना पड़ेगा। इधर पिछले 10 वर्षों से मैं इस बात को लेकर के बड़ा खुश हूँ कि अब बहुत सारे लोग लिखने लगे हैं। अब हमारे लोग प्रकाशक भी होने लगे हैं। मैं बहुजन मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रकाशक भी होने लगेंगे। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन साथ साथ अफसोस भी होता है जब कोई व्यक्ति ये कहता है दलित कविता, मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। दलित आदमी तो था, अब कविताएं भी दलित होने लगी हैं, अब मेरी गजल भी दलित होने लगेगी। यह नाम जिन्होंने दिया होगा, लेकिन उसको हमने स्वीकार भी कर लिया कि भाई हम दलित साहित्यकार हैं। आने वाले समय में हम बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे कि हम बहुजन साहित्यकार हैं। लेकिन मैं मुखर होकर के ये बात कहता हूं कि आप अगर ढपोर संख भी लिखें तो वो साहित्य है। हम पीड़ा भी लिखें, अपने परिवार की पीड़ा लिखें, अपने लोगों की पीड़ा लिखें, सच लिखें, सच की इबारत लिखें, तो हम दलित साहित्यकार हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे संविधान के लिए कोई काम न करने वाले परम आदरणीय बापू जी 26 जनवरी के दिन याद किए जाते हैं और अंबेडकर जी गायब हो जाते हैं। अंबेडकर दलितों के नेता हो जाते हैं और बाकी लोग पूरे देश के नेता हो जाते हैं। ये अंतर, और ये सिर्फ आपकी कमियों की वजह, क्योंकि आप लिखना नहीं चाहते। हम जो भी लिखते हैं, मैं पूछ रहा हूं कि अगर कविताएं हैं तो वो कविता के मापदंड पे उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और अवसर दिए बगैर, अगर अवसर बर्बरीक को मिला होता तो महाभारत को कोई नाम लेने वाला नहीं होता। अगर वो अवसर एकलव्य को मिला होता तो संभवतः आज अर्जुन पुरस्कार नहीं बढ़ता होता। एक तरफ अवसर भी नहीं मिलता है, दूसरी तरफ आप अवसर देते भी नहीं हैं, तो ये बड़ी गड्डमगड्ड की स्थिति है। आज जो कुछ लिखा जा रहा है, आज के समय को, इस समय काल पर अगर आप अपनी कलम नहीं चलाएंगे तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो हमारी पीढ़ियों के सामने परोसा गया है वही पढ़ेंगे, और कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे कि इस देश में कबीर भी थे। यकीन मानिए, लोग भूल जाएंगे कि कभी अम्बेडकर भी थे। ये सब के सब गायब होने वाले हैं। जो लिख रहे हैं और जो हमारे प्रकाशक जिनको छाप रहे हैं, जो लोग हिम्मत कर रहे हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा कि ये बहुत कठिन समय है। और इस कठिन समय में दिल्ली में मुलाकात तमाम लोगों से हुई,
मैं उन लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ जो लोग लिख रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि किसी ज़माने में सचमुच मैं बताऊँ कि जैसा कि आपने अपना दर्द बताया अरविंद जी ने, लिख करके आप अगर किसी के पास ले आते थे, तो बहुत दिनों तक आपका जवाब नहीं आता था। आज की स्थिति यह है कि अगर आपकी कविता डॉक्टर राम जी के पास पहुँचती है, तो बड़े सहर्ष स्वीकार करते हुए कहते भाई ठीक है हम छाप दे रहे हैं और वो तमाम उनके पत्रिकाओं में आप छप रहे हैं। तो आज आपके पास मौका है, आपके पास मुखर होने का मौका है, आपको लिखने का मौका है, आप लिखिए। और मैं किसी की बुराई करने के बजाय मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जो सच है, जो आप देख रहे हैं, जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, आप अगर उसको लिख रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और ये जो सच की इबारत है, इसको लिखा ही जाना चाहिए। अगर आप कविताओं के माध्यम से लिख रहे हैं, तो भी अच्छा है, लेख और जैसे भी आप लिखना चाहें, इस समय काल पर हस्ताक्षर आप करें। ये दस्तावेज़ आपके रहने चाहिए, आपके अपने पास। आप सोचिए कि अभी लद्दाख में जो बहुत बड़ा जो ज़ख़ीरा मिला है उसके जो है किताबों का, ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे पूर्वजों ने उसे लिखा था। अगर वो ना लिखा गया होता, तो संभवतः हम लोग बुद्ध को खोज नहीं पाते। तो बहुत सारे लोग गायब होने वाले हैं। और अब थोड़ी-सी बात इस किताब की भी कर ली जाए। जितना कि मैंने इस किताब को पढ़ा, किताब को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यह किसी की आत्मकथा है, ये संस्मरण है, ये आपकी अपनी दास्तान है। और इस किताब में इतनी ज़्यादा गति है, जैसे बचपन में हम लोग इब्न सफ़ी बीए को पढ़ते थे, कर्नल रंजीत को पढ़ते थे, तो ये लगता था कि 4 पेज के बाद यार अब इसको मत छोड़ो, अब क्या होने वाला है? अब शायद अब जैसे है, वो साहब हमारे अतुल साहब बलिया चले गए। अरे भाई बलिया गए हैं तो जौनपुर भी आएँगे। अब आप बने रहिए कि साहब जौनपुर आएँगे। अब जौनपुर से बाद फिर ये लखनऊ जाएँगे, तो उसमें इतनी रवानी है कि फिर आप उसको पढ़ेंगे साहब, आप उनको वो लखनऊ भी पहुँचा देंगे, श्रावस्ती भी पहुँचा देंगे। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें ऐसा लिखा है और कुछ बड़े मज़ाहिया अंदाज में लिखा है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग लगातार अपने रोज़मर्रा के जीवन में उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग आपस में दोस्त बात करते हैं, गुरु कब अवतरित हुए हो? हैं, तो ये अपने पैदा होने को अवतरित होना कहते हैं। और जैसे ये कहते हैं कि मज़ा मारे गाजी मियाँ, ये कुछ अब वो पढ़ने के बाद हठात हँसी आ जाती है कि जो बातें हम लोग बचपन में सुना करते थे, अच्छा उसको कुछ और तरीके से वो हर 10-10 किलोमीटर पे जो भाषाएँ बदलती है। हमारे गाँव में हमारे यहाँ कहते थे, मज़ा मारे गाजी मियाँ धक्का सहे मुजावर, कुछ इस तरह से कहते थे। हवन कुंड में हाथ, तो इनकी भाषा शैली बड़ी सरल है और कहानी हम सबकी अपनी है और ये समय काल का दस्तावेज है। और जो व्यथा ये कह नहीं पा रहे थे, जो संयुक्त परिवार की व्यथा है और जो गांव की परंपरा है जिससे हम निकल कर के शहर की तरफ आते हैं, तो उसमें जो एक बाप की भूमिका है, जो पिताजी सोचता है, और एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हमारे बड़े पिताजी का कि भई वो बहू को बेटे के साथ विदा कर देते हैं कि नहीं ठीक है, एक ही जन का हाथ जले, सबको अब तो कम से कम मैं ही वो बर्दाश्त करूँ। नहीं तो नॉर्मली होता क्या है कि गाँव की एक है कि अरे भाई ठीक है वो कमा करके लाएँगे तो हम लोग गाँव में सभी संयुक्त परिवार में रहेंगे। वो पीड़ाएँ अपने संघर्ष का, तो इस तरह से उन्होंने वो सारे रस इसमें दिए हैं। और उसमें उनकी कहानी में जब आप देखेंगे कि चाहे वो कविता हो, चाहे नई कविता हो या आपकी कहानी हो, अगर उसमें शिल्प और कथ्य के साथ अगर गति नहीं होगी, तो कहीं-कहीं लगता है कि कहानी मर रही है, कहीं लगेगा कि कविता अब यहाँ खत्म होने जा रही है। लेकिन उसमें भरपूर है और इसमें कई रस हैं, जिस रस से आप सराबोर होंगे। और इस तरह से इस किताब पर बहुत सारी बातें हमारे डॉक्टर प्रतीक मिश्र और हमारे धीरेन्द्र पटेल साहब और बहुत सारे लोग कहेंगे उसमें। देखिए जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं और जो आप लोग हैं यहाँ पे, बहुत प्रबुद्ध वर्ग है यहाँ पे बैठा हुआ है। इसमें से कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। आज डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल साहब को मतलब आप समझिए कि देश के तमाम लोग जानते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से वो छपते भी हैं। इनकी जो किताब आई है औरत के जानिब, उस औरत के जानिब में वो औरतों के बारे में वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया। और मैं आदरणीय
अपर्णा जी से निवेदन करूँगा कि एक्चुअली अभी जो बार-बार हम लोग ये इस देश के 2 जाने-माने शायर, इसमें कोई शक नहीं कि दुष्यंत जी और अदम गोंडवी साहब इस देश के प्रोग्रेसिव शायरों में बहुत अच्छे शायर रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं उसके साथ-साथ मैं 1-2 बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग अगर एक बार विप्लवी साहब को, मूलचंद सोनकर साहब को भी अगर पढ़ लेंगे, तो ये आप यकीनन मानिए कि उनके बहुत सारे ऐसे शेर हैं, जिनको कि आप अक्सर कोट करेंगे। मैंने आपका बहुत समय लिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।